स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स, जो हमने लास्ट क्लास में स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ ये सब पढ़ा था, उस पे बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। जो डिफिकल्ट होंगे मैं अपने आप बोल दूंगा आपको लिखने के लिए। ये क्वेश्चंस असाइनमेंट के नहीं है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के होंगे बट बाकी नहीं है असाइनमेंट के। तो बाद में क्लास के बाद मैं ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगा सो दैट कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। जो सोचने वाले होंगे वो मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग के थोड़े सिंपल हैं। कह रहा है अ स्टील वायर ऑफ 2 मिलीमीटर इन डायमीटर इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स। आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा साथ में कि बोलने में कि ये हो रहा है, ऐसे होना है, तो आप फॉर्मूलाज आप बोलेंगे। स्टील वायर ऑफ 2 मिलीमीटर डायमीटर इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 72 न्यूटन। एक स्टील वायर है, उसका डायमीटर 2 मिलीमीटर है, तो रेडियस हो गया 1 मिलीमीटर। इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 72 न्यूटन। यही बोला है आपने, फोर्स लगाई, रेडियस है 1 मिलीमीटर। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया। अगर कुछ नहीं बोला होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर लोगे, तो आप 100% इलास्टिक बॉडी मान के चलोगे। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितनी है? 72, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो 72 डिवाइडेड बाय 3.141 इंटू रेडियस 1 मिलीमीटर, मतलब 10 टू पावर -3, इसका स्क्वायर। मानते हो बेटा? यूनिट्स का ध्यान रखना है, मेन क्वेश्चंस में यूनिट्स की गलती नहीं होनी चाहिए। 10 टू पावर -3, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, 10 टू पावर -6 बना, ऊपर ले गए। 72 डिवाइडेड बाय 3.141 इंटू 10 टू पावर 6। अब कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। 72 डिवाइडेड बाय 3 24 के आसपास हुआ। 3.14 है, 24 से थोड़ा सा कम, 24 से थोड़ा सा कम, सो 24 से थोड़ा सा कम इंटू 10 टू पावर 6। ऑप्शन में 10 टू पावर 7 है और 2.29 है, तो 22 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू पावर 6, तो 2.2 समथिंग इंटू 10 टू पावर 7। तो ऑप्शन क्या आएगी? ए ऑप्शन। ठीक है, तो रिजल्ट इसका कितना आएगा सॉल्व करके? 2.29 इंटू 10 टू द पावर 7। क्या ये क्लियर है? तो एमसीक्यूज होते हैं तो उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कैलकुलेशन अपने आप छोटी हो जाएगी। 10 टू पावर 7 यूनिट्स इसके क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करने की एग्जैक्टली तब जरूरत पड़ेगी अगर बहुत क्लोज ऑप्शंस दी हो, तब कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। लॉजिकली क्लियर है पहला? आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेस बाय 0.1%, व्हाट इज द बल्क स्ट्रेन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ द क्यूब इंक्रीजेस बाय 0.1%। इसको मैं दो तरीके से करूंगा। क्यूब की लेंथ आपकी 0.1% बढ़ी, जब भी परसेंटेज चेंज कम हो, 1%, 2% से भी कम हो, तो आप डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हो। क्या बोला क्वेश्चन ने? लेंथ ऑफ क्यूब इंक्रीजेस बाय 0.1%, व्हाट इज द बल्क स्ट्रेन? बल्क स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क हमेशा किसमें यूज करते हो? वॉल्यूम में। तो ये आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा V बाई V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सो आपने क्यूब की लेंथ को 0.1% बढ़ाया, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आपको चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम निकालना है। क्योंकि पॉइंट है, परसेंटेज बहुत कम है, तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। डिफरेंशिएट करो, डीवी बाई डी एक्स कितना हुआ? 3x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डीवी हो गया 3x स्क्वायर dx। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को कर दो डिवाइड। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, डीवी बाई वी आपका हो गया 3x स्क्वायर dx बाई एक्स क्यूब। सो डीवी बाई वी आपके पास हुआ 3 टाइम्स dx बाई एक्स। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई,
डीवी बाई वी 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, हमें स्ट्रेन चाहिए ना सिर्फ। यहां तक बात समझ में आती है। अब एक बात सुनो, क्यूब की लेंथ इंक्रीज हो गई 0.1% से, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100, ये कितना दिया है 0.1, यही मतलब हुआ। तो dx बाई एक्स की वैल्यू कितनी हुई 1 अपॉन 0.00, नहीं 1 अपॉन नहीं 0.001, 0.001 मानते हो बेटा, 0.001, 001, ठीक है, 3 बार 0 हो गया ना, 0.1 डिवाइडेड बाय 100, 0.001, तो रिजल्ट कितना आया 0.003, ये हुआ बल्क मॉडुलस। अगर इसको सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 100 से मल्टीप्लाई कर देता, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आ जाता। समझ में आ गई एक तरीका। दूसरा तरीका जो कि बेटर है, आपको देखने में नहीं लगेगा पर है। क्यों? ये जो मेथड अब मैं करने जा रहा हूं ये हर जगह चलेगा, ये सिर्फ तब चलेगा जब रिलेशन सिर्फ इन दोनों के बीच में हो। सपोज करो कोई ऐसा एक्सप्रेशन होता जिसमें 2 या 3 चीजों पे डिपेंड करती, सब कुछ चेंज हो रहा होता, ओवरऑल चेंज निकालना होता। जैसे सपोज करो सिलेंडर बोला होता, मैंने बोला सिलेंडर का रेडियस चेंज कर दिया 2%, उसकी हाइट को चेंज कर दिया 0.1%, बताओ वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। तो ये मेथड नहीं चलेगा, ये सिर्फ तब चलेगा जब सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंस होगी। मल्टीपल पे डिपेंडेंस होगी तो ये मेथड नहीं चलेगा। तब क्या चलेगा, ध्यान दो, वॉल्यूम आपके पास x क्यूब है, लॉग ले लो दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपके पास आया log v इज 3, पूरा लिखता हूं, log x क्यूब, log की प्रॉपर्टी 3 बाहर, log v हो गया 3 log x। कोई दिक्कत? डिफरेंशिएट करो दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. So d by dx of log v is 3 times d by dx of log x. log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 by v, चेन रूल लगेगा, x की जगह v है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, 3 log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, इसमें चेन रूल नहीं लगेगा, मानते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई, आपके पास आया dv बाई v इज 3 टाइम्स dx बाई x, पहुंच गए सेम एक्सप्रेशन पे, और dx बाई x की वैल्यू 0.001, सो 3 टाइम्स 0.001, आंसर आ गया 0.003। क्या ये क्लियर है सबको? सबको मेथड समझ में आ गया? पक्का? लिखना चाहोगे ये लिख लो प्लीज पहले, देन वील प्रोसीड। ये वाला लिख लो कैसे बना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अ रबर ट्यूब ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर हैविंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स of 1 centimeter and 0.4 centimeter respectively extends by 0.6 millimeter when stretched by a force of 5 kg weight। जवानों वाला मॉड्यूलस निकालना है। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था? FL upon A into extension या डेल्टा L, जो मर्जी बोल दो, मैं E बोलूं या डेल्टा L बोलूं फर्क नहीं पड़ता। रबर ट्यूब ऑफ लेंथ 40, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर, मतलब अब ये सिचुएशन ऐसी दी हुई है, इस तरह से रबर ट्यूब है, समझ लो बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, जिसकी होगी अपने आप बोल दूंगा मैं। इसमें बोला लेंथ है 40 सेंटीमीटर, सबको ऐसा यूनिट में लिखता हूं 0.4 मीटर, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर, इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस हो गया 0.5 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस हो गया 0.2 सेंटीमीटर, मानते हो बेटा? 0.1 और 0.2 स्ट्रेच बाय अ फोर्स ऑफ 5 kg वेट। जो आपने फोर्स लगाई वो फोर्स कितनी है? वो फोर्स है 5 kg वेट। तो जो आपने स्ट्रेचिंग फोर्स लगाई वो है 5 kg वेट, न्यूटन में चेंज करोगे 5 इंटू 9.8 न्यूटन, मतलब 49 न्यूटन्स। ये फोर्स है। यंग्स मॉड्यूलस निकालना है। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला
एफ एल अपॉन ए टाइम्स डेल्टा एल लिखो या ई लिखो। एक्सटेंशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6 मिलीमीटर, 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर्स। नो प्रॉब्लम। एरिया कितना होगा पहले वो निकालते हैं। इसको हटा दो अभी फॉर्मूले को, एरिया निकालो पहले। एरिया की वैल्यू हो गई पाए आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस पाए इनर रेडियस का स्क्वायर। यही होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया ये होगा ना क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसे निकालोगे? आउटर रेडियस माइनस इनर, इजंट इट? कितना हुआ ये? पाई कॉमन, आउटर कितना 0.5, इनर कितना 0.2, और ये निकाला सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर में भी कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करो। पाई की वैल्यू 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.7 से 7 काटो, 10 नीचे बचा। कितना हुआ ये? 66, 6.6/10, 0.66 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। मानते हो? यूनिट कन्वर्जन साथ के साथ, यूनिट्स का ध्यान रखना है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है यंग्स मॉड्यूलस, जवानों वाला मॉड्यूलस। अब ये जवानों वाला मॉड्यूलस का फॉर्मूला एफ एल अपॉन ए टाइम्स एक्सटेंशन। फोर्स कितना 49, लेंथ कितना 0.4, एरिया कितना कहां गया 0.66 इंटू 10⁻⁻4, और एक्सटेंशन कितना दिया है 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर्स में। मानते हो बेटा? नो प्रॉब्लम। ये कट के हुआ 2, ये कट के हुआ 3, ये हुआ 98 अपॉन 66 इंटू 3, 1.98 इंटू 10⁻⁷। मानते हो? अराउंड 49 के आसपास आ जाएगा। ये 2 के आसपास है ना, 49 से थोड़ा सा ज्यादा इंटू 10⁻⁷, 49 से थोड़ा सा ज्यादा इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो 4.95, 49 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁷, तो 4.95 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों कैलकुलेट करूं? 10 की पावर ही तो है, 4.95 तो सबका मैच हो रहा है, 10 की तो पावर देखनी है। समझ में आ गई बात? क्लियर सबको? ऑनलाइन समझ में आ गया सबको? ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, a wire of length L and radius R is clamped rigidly at one end। एक वायर है जिसकी लेंथ है L, रेडियस है R, उसको आपने रिजिडली एक एंड पे बांध दिया। When the other end of the wire is pulled by a force F, its length increases by X। Another wire of same material जैसी दिखा, तो इससे हमें पता लगा कि यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा। Young's modulus is same for second wire। बाकी किसी क्वेश्चन में और कुछ हो तो दूसरी वायर की डेंसिटी भी सेम है। मटेरियल सेम तो क्या सेम? डेंसिटी सेम। इस क्वेश्चन में जवानों वाला मॉड्यूलस, लेंथ चेंज की है, रेडियस चेंज किया है, फोर्स चेंज किया है, इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा ये निकालना है। अब जरा ध्यान दो, फॉर फर्स्ट वायर के लिए एक्सटेंशन कितना है x, वो कितना होगा FL अपॉन A टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस। यस और नो? यंग्स मॉड्यूलस कितना होता है? FL अपॉन A डेल्टा L। रीअरेंज कराओ तो एक्सटेंशन कितनी हो गई? FL अपॉन A टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस। मानते हो सारे बात? मतलब एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखो तो एक्सटेंशन हो गया FL अपॉन पाई आर स्क्वायर टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस। रखो संभाल के। फॉर सेकेंड वायर, जो दूसरी वायर है, फॉर सेकेंड वायर एक्सटेंशन कितनी होगी? आपने फोर्स को क्या किया? डबल। लेंथ को क्या किया? डबल। पाई। रेडियस को क्या किया?
डबल, और जवानों वाला मॉड्यूलस सेम रखा। ऊपर 4 नीचे 4 कट गया, क्या आया? FL अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई विच इज सेम एज x। तो सेकंड वाले वायर की भी एक्सटेंशन कितनी होगी? x। क्लियर? अप्रोच समझ में आ रही है कैसे करना है? पक्का? नेक्स्ट, अ सॉलिड स्फीयर hung from the lower end of the wire is suspended from a fixed point so as to give an elongation of 0.4 millimeter hung at the lower end of the wire। ये आपके पास सीलिंग है, ये वायर है, इस वायर पे आपने एक सॉलिड स्फीयर को हैंग कर दिया। इसका वजन होगा, वो इसे नीचे खींचेगा कि नहीं? इसके खींचने से एलोंगेशन हो गई 0.4 मिलीमीटर, एलोंगेशन हो गई 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स। When the first solid sphere is replaced by another, दूसरा लगा दूंगा, क्या क्या सेम रहा? यंग्स मॉडुलस सेम रहा। क्यों? क्योंकि वायर तो वही है। और क्या सेम रहा? फोर्स बदल जाएगी क्योंकि वेट बदलेगा। एरिया सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर, वायर तो वही है। सिर्फ चेंज किसका आएगा? अगर मैं इस स्फीयर को बदलता हूं तो ये स्फीयर क्या प्रोवाइड कर रहा है? वेट प्रोवाइड कर रहा है, तो सिर्फ इस वजन का फर्क आएगा। When the first solid sphere is replaced by another of same material, मतलब जो ये दूसरा मटेरियल होगा इसकी डेंसिटी सेम रहेगी, सेम मटेरियल है। डेंसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट। मानते हो बात? जो दूसरा स्फीयर है उसकी डेंसिटी क्या है? सेम है फर्स्ट के जैसी। सो अब आपके पास क्या आया? अब आपके पास एक्सप्रेशन निकालना क्या है? वायर न्यू इलोंगेशन निकालनी है। ठीक है, सेम मटेरियल बट ट्वाइस द रेडियस। ओके, अब फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले तो इधर एक्सटेंशन इज इक्वल टू FL अपॉन A टाइम्स यंग्स मॉडुलस। फोर्स क्या है? mg इंटू L बाई A टाइम्स यंग्स मॉडुलस। m क्या है? इस स्फीयर का मास। m क्या है? इस स्फीयर का मास। स्फीयर का मास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू डेंसिटी इंटू g इंटू L अपॉन AY। मानते हो बेटा? ये A जो है, ये A स्फीयर का एरिया नहीं है, यह है एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, वायर का क्रॉस सेक्शन। ये नहीं चेंज हो रहा, चेंज कौन हो रहा है? सिर्फ R। तो न्यू एक्सटेंशन कितनी होगी अगर आप चेंज करोगे? फॉर न्यू स्फीयर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, सेम मटेरियल बट ट्वाइस द रेडियस, 2R का क्यूब। यही होगा नए स्फीयर का वॉल्यूम। तो अब न्यू इलोंगेशन कितनी होगी? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G। L भी सेम है, एरिया भी सेम है, Y भी सेम है, मतलब 8 टाइम्स ओरिजिनल। 2 का क्यूब एक्स्ट्रा आया ना सिर्फ, बाकी सब सेम है। पहले कितनी है एलोंगेशन? 0.4 मिलीमीटर। सो 8 इंटू 0.4, सो आंसर कितना आया? 3.2 मिलीमीटर। तो आंसर हुआ 3.2 मिलीमीटर। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया बेटे आप सबको? नेक्स्ट, अ कॉपर वायर एंड स्टील वायर। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असाइनमेंट में भी है। अ कॉपर वायर एंड स्टील वायर ऑफ सेम डायामीटर एंड लेंथ 100 and 200 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एंड टू एंड। एक कॉपर की वायर है और एक स्टील की वायर है।
दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, सेम डायमीटर बोला, सेम डायमीटर का मतलब क्या हो गया, एरिया इज सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। लेंथ कॉपर की दी है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, और स्टील की दी है 2 मीटर, मानते हो? कनेक्टेड एंड टू एंड एंड अ फोर्स इज अप्लाइड, एक फोर्स अप्लाई की आपने, विच स्ट्रेचेस देयर कंबाइंड लेंथ बाय 1 सेंटीमीटर, टोटल स्ट्रेचिंग 1 सेंटीमीटर की है, मतलब पहले वाले की एक्सटेंशन प्लस सेकंड वाले की एक्सटेंशन कितनी है, 1 सेंटीमीटर। पूरे क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस भी जो दिया है वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो पूरा क्वेश्चन सीजीएस में कर लेते हैं। तो क्योंकि हमें सीजीएस में करना है तो इसको मैं 100 सेंटीमीटर, नहीं तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा सारा सीजीएस में, इसको 200 सेंटीमीटर ही रहने देता हूं, चेंज नहीं करते। तो E1 प्लस E2 कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आती है? E1 कितना होगा, F लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया सेम, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, प्लस E2 कितना हो गया, F लेंथ ऑफ स्टील, एरिया, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, किसके बराबर, 1 के बराबर। F अपॉन A कॉमन ले लो, लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, किसके बराबर, 1 के बराबर। वैल्यू डालो, F और A की वैल्यू नहीं पता, लेंथ ऑफ कॉपर इज 100 सेंटीमीटर, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज 12 into 10 to the power 11, प्लस लेंथ ऑफ स्टील इज 200 सेंटीमीटर, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 20 into 10 to the power 11 इज इक्वल टू 1। मानते हो बेटा? 10 to the power 11 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर का, F अपॉन A। आप कहोगे सर काटा क्यों नहीं, 9 बना दो, नहीं, 100/12 फ्रैक्शन में आएगा विच इज ग्रेटर देन 1, तो कैलकुलेशन इजी होगी। अगर काट देता तो 1/12 आता, 0 पॉइंट कुछ लिखना पड़ता। तो अभी 100/12 लिखूंगा, 100/12 कितना हो गया, 4 से काटू तो 25/3, 100/12 कितना हुआ, 25/3, प्लस 200/20 कितना हो गया, 10, मानते हो, इज इक्वल टू 1। कितना हुआ ये 30, तो 55, 55/3। F अपॉन एरिया कितना हुआ, 10 to the power 11 into 3/55। रख लो संभाल के। निकालना क्या है, दोनों की इलोंगेशन। तो फर्स्ट वाले की इलोंगेशन कितनी है, फर्स्ट वाले की इलोंगेशन है F L ऑफ कॉपर, एरिया यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। वैल्यू डालो, F अपॉन A की वैल्यू निकाल चुके हो, 3/55 इंटू 10 to the power 11। गधे की तरह पॉइंट्स में मत निकाल देना, लास्ट में करेंगे जरूरत पड़ेगी तो। लेंथ ऑफ कॉपर कितनी है, 100, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर 12 into 10 to the power 11। 10 की पावर तो पूरी पूरी उड़ गई, ये हो गया 4, ये हो गया 25, 25/55, 5 से गया 5/11 सेंटीमीटर। सेकेंड वाले की कितनी हो जाएगी, 6/11 सेंटीमीटर। 1 में से माइनस कर दो पहले वाले की, तो सेकेंड वाले की निकल आएगी कि नहीं, मैं क्यों दोबारा कैलकुलेट करूं, ठीक है। सो 5/11 अराउंड 0.45, 6/11 0.55 सेंटीमीटर्स में। सब कुछ सीजीएस में करा था क्वेश्चन, लॉजिक समझ में आ गया, सबको क्लियर है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। नेक्स्ट पीछे जाके मुझे उससे एक डाउट था छोटा। बोलो बेटा। सर आपने वो F अपॉन A इक्वल्स 10⁻11 to 3.55 निकाला जी, फिर उसके बाद सर वो F अपॉन A आपने E1 और E2 में वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। जी जी, अच्छा, L ऑफ कॉपर और यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर भी डाल दिया, तो पूरा ओवरऑल सॉल्व हो गया, ठीक है। हाँ, कोई और भी कुछ पूछ रहा है? नहीं,
नेक्स्ट, a rubber cord 12 meter long is suspended vertically. How much does it stretch under its own weight? याद है कलेक्ट किया था under its own weight, और उसमें क्या फर्क होता है? फोर्स होता है तो नीचे लगती है, वजन नीचे लगता है, पूरी लेंथ लेते हो. ड्यू टू इट्स ओन वेट होता है तो सेंटर ऑफ मास लेते हो. सेंटर ऑफ मास लेते हो तो क्या चेंज आता है? लेंथ की जगह क्या ले लेते हो? L/2. बाकी सब सेम रहता है. ये आपके पास एक रबर रॉड है, 12 मीटर लंबी है, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा. ये कितनी लेंथ पे हो गया? 6 मीटर. 6 मीटर लेंथ पे हो गया. इसका वेट नीचे लगेगा यहां से. डेंसिटी दी हुई है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, मेन खेल यूनिट्स का है. मेन खेल यूनिट्स का है. जरा डेंसिटी पे देखो. डेंसिटी दी है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एक काम करते हैं, सीजीएस में ही रहने देते हैं. ये ऑलरेडी सीजीएस में, इसको भी सीजीएस में ले आते हैं. जवानों वाला मॉड्यूलस कितना है? 5 × 10⁶ ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ग्राम फोर्स को कन्वर्ट करो, 5 × 10⁶ इंटू 980 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करते हैं ना. स्मॉल जी कितना होता है? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. सीजीएस में करते हैं तो कितना होता है? 980 सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? सो ये हो गया यंग्स मॉडुलस. बाद में कैलकुलेशन में डालेंगे. और क्या हुआ? डेंसिटी हो गया, सब कुछ सीजीएस में. ये 600 सेंटीमीटर ले लेंगे लेंथ को. तो आपको क्या निकालना है? एलोंगेशन. एलोंगेशन कितनी होगी? एलोंगेशन होगी FL/AY. L की जगह क्या यूज होगा? L/2. L की जगह L/2. L कितना है? 12. L है 12 मीटर. सो F हो गया वेट. वेट हो गया mg. L/2AY. मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू लेंथ इंटू जी इंटू रो. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाई 2AY. एरिया से एरिया कैंसिल हो गया. तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास कितना आ गया इसका? वैल्यू डालने से पहले L² रो G बाय 2Y. मानते हो? अब L का स्क्वायर, L कितना है? 12. 12 की जगह क्या लोगे? 1200 सेंटीमीटर में. डेंसिटी की वैल्यू 1.5, गधे की वैल्यू 980 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 5 × 10⁶ इंटू 980. 980 से 980 गया, कैलकुलेट करो. ये तो हो गया 12 × 12 144. 144 इंटू 1.5 कितना हुआ? 216. 216 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 ऊपर है, नीचे कितना है? 6 और 2 7, 10⁻7. सो 216 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, मतलब 0.216 सेंटीमीटर. ठीक है, समझ में आया? वह मैंने 144 इंटू 1.5 कैसे कर लिया? 144 इंटू 1.5. 144 पूरा और 144 का आधा. 144 का आधा कितना होता है? 72. 144 प्लस 72 216. समझ में आ गया? क्लियर? सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट 8th. Copper wire and steel wire of radii in the ratio 1:2, lengths in the ratio 2:1 are stretched by the same force. If Young's modulus of copper is इतना, Young's modulus of steel is इतना, elongation का रेशियो निकालना है. ध्यान दो सब लोग, elongation का रेशियो कैसे निकालोगे?
सबसे पहले इस क्वेश्चन पे जरा तवज्जो दें। आपको क्वेश्चन में बोला कॉपर और स्टील के दो वायर्स हैं, रेडियस का रेशियो दिया है 1:2। सो रेडियस ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्टील, ये दिया है 1:2। और आपको दिया लेंथ इन द रेशियो, एंड लेंथ इन द रेशियो 2:1। लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्टील इन द रेशियो 2:1। स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, फोर्स दोनों का सेम है, यंग्स मॉडुलस दोनों का दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? एलोंगेशन का रेशियो, एलोंगेशन ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एलोंगेशन ऑफ स्टील। ये हो गया एफ लेंथ ऑफ कॉपर बाय एरिया ऑफ कॉपर into Young's modulus of copper divided by F length of steel, area of steel, Young's modulus of steel। फोर्स से फोर्स कैंसिल हो गई, वैल्यू डालो। ये हो गया लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्टील इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखूं तो रेडियस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कॉपर, उसका स्क्वायर, पाई पाई कट गया। वैल्यू डालो, लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन लेंथ ऑफ स्टील कितना दिया है? 2:1 इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन कॉपर, स्टील वो रहा, कॉपर ये रहा, 10⁻11 कट जाएगा, 2/1.1 इनटू रेडियस ऑफ स्टील अपॉन रेडियस ऑफ कॉपर। क्या रेशियो है? रेडियस का रेशियो 2:1, स्टील अपॉन कॉपर, तो 2:1, तो ये कितना हुआ? 4:1। ठीक है, 4 2 8, 10 की पावर में तो कुछ नहीं है, नहीं, 4 2 8 2 16, 16/1.1, मतलब 160:11। क्या ये क्लियर है सबको? मेथड समझ में आ गया? नेक्स्ट, one end of a wire is hung from a rigid support and the other end by force of 80 Newton is applied. What will be the elongation if the Young's modulus is इतना, length and diameter of wire are इतना and इतना। सारा डाटा गिवन है, आपको सीधा क्या निकालना है? elongation में सीधा सब्सटीट्यूट कर देता हूं। elongation कितना हो गया? FL/A times Young's modulus। फोर्स क्या होगा? कितना दिया हुआ है? and the other end is a force of 80 Newton, length 80, force 80, लेंथ कितना? लेंथ दिया हुआ है वायर का 4 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया, डायमीटर है 2 मिलीमीटर, तो रेडियस हो गया 1 मिलीमीटर, तो पाई इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11। SI यूनिट्स में सब कन्वर्ट हो गया। यहां तक क्लियर बात? यहां तक सबको क्लियर? कोई डाटा में दिक्कत नहीं? 1 मिलीमीटर ये डायमीटर है, तो रेडियस कितना हुआ? 1 मिलीमीटर। रेडियस कितना हुआ? 1 मिलीमीटर। सॉल्व करो, 2 से ये कटा, कितना हुआ? 160/पाई इंटू 10⁻, नीचे कितना है? 11 में 6 गए, कितना हुआ? 11 में 6 गए, कितना हुआ? 5, ऊपर जाके हुआ -5। सो 16/पाई into 10⁻⁴ मीटर। तो 16/पाई, पाई कितना होता है? 3.141, 3.1, 16/3, अराउंड 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स, मतलब 0.5 मिलीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 0.5 मिलीमीटर। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, द elongation produced in a wire is 1 millimeter. Elongation produced is 1 millimeter, तो ये हो गया E. When a load is suspended from the free end, ठीक है, if the same load is applied on another wire of same material मतलब क्या हो गया? Young's modulus same होगा, but length and radius twice that of the first, the extension, तो 1 मिलीमीटर पहले एक्सटेंशन है 1 मिलीमीटर, ये कितना हो गया? FL/एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। यस और नो?
जो दूसरी वायर है उसमें एक्सटेंशन कितना होगा? फोर्स सेम है, सेम लोड, तो फोर्स सेम है, लेंथ एंड रेडियस ट्वाइस, लेंथ डबल पाई रेडियस डबल इंटू यंग्स मॉडुलस भी सेम, मानते हो? कितना आएगा? हाफ ऑफ ओरिजिनल, हाफ ऑफ ई। ई पहले कितना है? पहले कितना है? 1, तो ये कितना हो गया? 0.5 मिलीमीटर। समझ में आ गई बात सबको? नेक्स्ट, अ 10 मीटर लॉन्ग केबल consists of 40 strands of steel. If cross section of each strand is 5 square millimeter, when this cable is used to lift a load of 4000 Newton, how much extension can take place in the cable in millimeter? ध्यान दो, आपको बोला एक 10 मीटर लंबी केबल है, ये 10 मीटर लंबी केबल है, इसमें मल्टीपल स्ट्रैंड्स हैं, बहुत सारी अंदर केबल्स हैं, मल्टीपल केबल्स हैं अंदर। 10 मीटर लॉन्ग केबल कंसिस्ट ऑफ 40 स्ट्रैंड्स, 40 स्ट्रैंड्स हैं, हर एक का एरिया 5 स्क्वायर मिलीमीटर है। सो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 इंटू 5 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 200 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 200 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। मानते हो? ये टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। इसको एक ही वायर मानेंगे जिसकी लेंथ है 10 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 2 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। 4000 न्यूटन का लोड लगाया, एक्सटेंशन निकालना है। एक्सटेंशन का फॉर्मूला FL/A टाइम्स यंग्स मॉडुलस। फोर्स कितना? 4000 न्यूटन, लेंथ कितनी? 10 मीटर्स, एरिया कितना? 2 इंटू 10 टू पावर -4, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर 11। 2 2 से 4 नीचे कट गया, ऊपर आ गया 10 टू पावर 4, डिनोमिनेटर में आया 10 टू पावर 7, ओवरऑल आया 10 टू पावर -3 मीटर, मतलब 1 मिलीमीटर। तो ऑप्शन हो गया थर्ड, 1 मिलीमीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बस ध्यान क्या रखना है? एरिया का, क्या आपने एरिया के साथ मजे लेने हैं। नेक्स्ट, द लेंथ इंपॉर्टेंट है, इसको करने के बाद मैं रुक जाऊंगा, आपको लिखना होगा। पहले समझो, लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज A व्हेन टेंशन इज 4 न्यूटन। टेंशन क्या होती है किसी भी स्प्रिंग में? जितना आप अप्लाइड फोर्स करते हो उतनी रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या हो जाती है? टेंशन। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो है 4 न्यूटन जब लेंथ स्प्रिंग की है A। लेंथ स्प्रिंग की A मतलब एक्सटेंड होने के बाद, फाइनल लेंथ A है। स्प्रिंग की कुछ लेंथ होगी, जब मैं उस पर लोड लगाऊंगा तो खिंचेगा ना, तो खिंचने के बाद उसकी लेंथ कितनी दी हुई है? A। बाद में फोर्स आपने 5 न्यूटन लगाई, तब खिंचने के बाद लेंथ है B। मतलब लेट ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, उसको मान लिया L। स्प्रिंग के लिए आपको याद होगा जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो होती है -K टाइम्स एक्सटेंशन। X क्या है? एक्सटेंशन। कितना आप खींचते हो उतना ही वो रिस्टोरिंग फोर्स उस पर लगती है कि नहीं? -K टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। माइनस साइन क्या शो करता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट नॉट द टोटल लेंथ, मतलब देयरफॉर पहले फोर्स कितनी है? 4 न्यूटन। 4 इज इक्वल टू K टाइम्स A माइनस L। यस और नो? A टोटल लेंथ है, L ओरिजिनल थी, एक्सटेंशन कितना हुआ? A माइनस L। 5 इज इक्वल टू K टाइम्स B माइनस L। यस और नो? जब 5 न्यूटन लगाया तो B लेंथ है, दोनों को कर दो डिवाइड, 4/5 आ गया, A माइनस L अपॉन B माइनस L। इससे हम L निकाल सकते हैं, तो मेरे पास आया 4B माइनस 4L इज इक्वल टू 5A
माइनस 5L, तो L इज इक्वल टू 5A माइनस 4B। रख लो संभाल के। निकालना क्या है, अब उस पे आ जाओ। आपको बोला लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन टेंशन इज 9 न्यूटन, लेट लेंथ इज C, मतलब 9 इज इक्वल टू K टाइम्स C माइनस L। यस और नो? आपको C निकालना है तो पहले K भी निकालना पड़ेगा। K और L दोनों निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दूं? नहीं करूंगा, K नहीं निकालूंगा मैं। डिवाइड कर दो, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन लेता हूं, इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, इसको फोर्थ। डिवाइड कीजिए फोर्थ बाय फर्स्ट, K कट जाएगा, 9/4 K कट गया, C माइनस L अपॉन A माइनस L। मानते हो? K कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9A माइनस 9L इज 4C माइनस 4L। इसको उधर 5L इज इक्वल टू 9A, या C निकालना है ना, तो C को अकेला करो। 4C इज इक्वल टू 9A माइनस 5L। अब L की वैल्यू निकाल चुके हो, सब्स्टिट्यूट। 9A माइनस 5 टाइम्स 5A माइनस 4B। मैंने यहां से थर्ड इक्वेशन यूज की। सॉल्व करो, 9A माइनस 25A माइनस 16A और प्लस 20B। ये 4C है तो C कितना हुआ, 5B माइनस 4A। सो 5B माइनस 4A, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? ऑनलाइन सबको क्लियर है? प्लीज इसको लिख लीजिए पहले। नेक्स्ट कह रहे द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 into 10 to power minus 6 meter square is 10 meter. Young's modulus of the material of the wire is 2.5 gigapascal. यह है गीगापास्कल। गीगा का मतलब क्या होता है, 10 to power 9। तो इसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 2.5 into 10 to the power 9 पास्कल। बात नहीं बेटे। लेंथ ऑफ द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दे दिया आपको A, ऐसा यूनिट्स में नो प्रॉब्लम। लेंथ 10 मीटर। द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज इतना। फोर्स दिया है 100 न्यूटन। इलोंगेशन की वैल्यू FL अपॉन A टाइम्स यंग्स मॉडुलस। फोर्स कितना, 100। लेंथ की वैल्यू 10 मीटर्स। एरिया की वैल्यू 10 to power minus 6। जवानों वाला मॉड्यूलस 2.5 into 10 to power 9। कितना आया, 10 to power 6, 10 to power 3 नीचे, 10 to power 3 ऊपर, 1/2.5। 10/25 2/5 0.4 मीटर। आंसर आया 0.4 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट यहां से शुरू होते हैं थोड़ी डिफरेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में कुछ आगे के फ्लूइड्स के फॉर्मूलाज भी लगेंगे, कुछ फ्लूइड्स के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे। आपने उनमें से कुछ केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं पढ़े हुए। सामने देखो, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। कंप्रेसिबिलिटी क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, यही पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। So compressibility of water is 4 into 10 to the power minus 5 per unit atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure ये होता है पूरी वैल्यू, करेक्ट वैल्यू 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। ये होता है 1 atmospheric pressure 1.013 into 10 to power 5 पास्कल। इसको हम शॉर्ट में 10 to power 5 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। आपको बोला कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज इतना, बल्क मॉड्यूलस निकलाएगा 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी, मतलब
1/4 into 10 to the power minus 5 एटमॉस्फेयर। मानते हो? 1/4 into 10 to the power minus 5 एटमॉस्फेयर। ये क्या निकल गया? बल्क मॉड्यूलस। 1 एटमॉस्फेयर क्या लिखा? 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। सो 1.013 into 10 to the power 5 अपॉन 4 into 10 to the power minus 5। यही रख लो संभाल के, कुछ नहीं चेंज करो, इतना पास्कल। ये हो गया कंप्रेसिबिलिटी। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओरिजिनल वॉल्यूम दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट्स अभी देखते हैं। अंडर अ प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर, प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, ये दिया है 100 एटमॉस्फेयर, मतलब 100 इंटू 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। यूनिट समझ में आ गए सारे? आगे क्या बोला? डिक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है। आपने एक्सप्रेशन पढ़ा बल्क मॉडुलस का, एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना हुआ? एफ बाय ए वॉल्यूम बाय बल्क मॉडुलस, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय बल्क मॉडुलस। यस और नो? प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय बल्क मॉडुलस। प्रेशर कितना है? 100 इंटू 1.013 इंटू 10 to the power 5 इंटू वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर ध्यान दो, ये भी पास्कल में, ये भी पास्कल में, तो जो वॉल्यूम के यूनिट्स होंगे वही डेल्टा वी के यूनिट्स आ जाएंगे। तो मैं उसको 100 ही लिखता हूं ताकि रिजल्ट भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आए। डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस की वैल्यू 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल, और न्यूमरेटर में चला गया 4 इंटू 10 to the power minus 5। सो 10 to the power 1.013 इंटू 10 to the power 5 पूरा पूरा कट गया। 1 2 3 4 जीरो उसके साथ कट गए। 4 इंटू 10 to the power minus 1 मतलब 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये क्लियर है? ए ऑप्शन। समझ में आ गई सबको बात? नो प्रॉब्लम? 100%। ये एक्सप्रेशंस, ये कन्वर्जन्स लिख लीजिए प्लीज इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। fractional change in the volume of oil is 1%. Now fractional change का मतलब change in volume upon original volume। ये कितना दिया हुआ है? 1%, मतलब डेल्टा V by V आपको दिया है 1/100। पहली लाइन से ये समझ में आता है। डेल्टा V by V इंटू 100 परसेंटेज में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शनल चेंज नहीं है, वो परसेंटेज चेंज है। तो डेल्टा V by V इंटू 100 कितना दिया? 1। तो डेल्टा V by V कितना हो गया? 1/100। व्हेन अ प्रेशर ऑफ 2 इंटू 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड। प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, ये आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड। बल्क मॉडुलस एंड इट्स कंप्रेसिबिलिटी। तो बल्क मॉडुलस निकालेंगे, पुट्ठा करेंगे, क्या आ जाएगी? कंप्रेसिबिलिटी। तो पहले बल्क मॉडुलस निकालो। बल्क मॉडुलस कितना हो गया? कई बार हम इसको ना डेल्टा पी भी लिख देते हैं प्रेशर को। सो डेल्टा पी फोर्स अपॉन एरिया, वी अपॉन डेल्टा वी। यस और नो? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता ये बताओ? एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर है बात? एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? सो डेल्टा पी कितना है? डेल्टा पी आपके पास है 2 इंटू 10 to the power 7। वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम नहीं, डेल्टा वी बाई वी कितना? 1/100। तो ये कितना हुआ? 2 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया बल्क मॉडुलस। और क्या निकालना है? निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया। बट फिर भी अगर कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। सो 1/2 इंटू 10 to the power 9। सो 10 to the power minus 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5 इंटू 10 to the power minus 9,
या फिर 5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। यूनिट उल्टे हो जाएंगे ना। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब इज कंप्रेस्ड सच दैट इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय इतना। ये क्या दे दिया? ये दे दिया V। ये क्या दे दिया? ये दे दिया डेल्टा V। इफ इट्स बल्क मॉड्यूलस इज 2 इंटू 10 टू पावर 10 पास्कल, प्रेशर अप्लाइड। सो आपके पास बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला डेल्टा P यानी फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम अपॉन डेल्टा V। आपको क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। वो कितना हुआ? बल्क मॉड्यूलस इंटू डेल्टा V डिवाइडेड बाई V। मानते हो यहां तक सारी बात? बल्क मॉड्यूलस कितना हुआ? 2 इंटू 10 टू पावर 10। डेल्टा V कितना हुआ? डिक्रीजेस बाय 0.2 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम 10 टू पावर -3। कितना हुआ? 0.4 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर कितना आया? 4 और नीचे से 3 जोड़ के 7। रिजल्ट आया 4 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। प्रेशर है 4 इंटू 10 टू पावर 6 पास्कल। क्लियर? समझ में आ गया? इजी है एकदम। नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, इसको लिखना पड़ेगा आपको मेरे समझाने के बाद। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर लिख लो सिर्फ पीडीएफ में, क्वेश्चन बाद में घर पे लिख लेना। पहले समझो, पहले लॉजिक समझो। क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज भी हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज टेकन फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम ऑफ द लेक 200 मीटर डीप। द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज इतना, एटमॉस्फेयर, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना, गधा इतना। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज निकालना है। अच्छा जी, जब बॉडी को आप सरफेस से बॉटम पे ले गए तो बॉटम में प्रेशर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? इसमें कंसेप्ट यूज होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। यह आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो, मुझे आइडिया नहीं है। फिजिक्स में पढ़ोगे, फ्लूइड्स में। अगर ये लिक्विड है और आप H डेप्थ पे हो तो इस पॉइंट पे प्रेशर जो लगेगा उसका फॉर्मूला होता है H रो G। फॉर्मूला होता है H रो G। H कितना है? डेप्थ। रो क्या है? डेंसिटी। और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने अभी वो सुना होगा, टाइटैनिक शिप को देखने के लिए वो नीचे गए और उनकी इंप्लोड कर गई। वो क्यों गया? जैसे जैसे आप पानी में नीचे जाओगे आपके ऊपर हाइट ऑफ वाटर बढ़ता जाएगा ना, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो वो प्रेशर कितना होता है? वो प्रेशर होता है H रो G। कभी नोटिस करो, घर में वाटर टैंक छत पे लगा होता है, छत पे लगा होता है। 3rd फ्लोर पे सबसे स्लो पानी आता है, 2nd फ्लोर पे पानी तेज होता है, 1st फ्लोर पे बहुत तेज आता है, ग्राउंड पे बहुत ही तेज आता है। क्यों? हाइट बढ़ती जा रही है, वाटर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। पानी उतना ही है बट हाइट ज्यादा होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, पानी तेजी से बाहर निकलेगा। समझ में आई बात? सो प्रेशर का फॉर्मूला होता है H रो G। अब इधर ध्यान दो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या बोला? इस क्वेश्चन में बोला 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ये क्या दे दिया? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। इज टेकन फ्रॉम द सर्फेस टू द बॉटम ऑफ द लेक 200 मीटर्स डीप। तो प्रेशर कितना आपने बढ़ा दिया? H इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कुछ दी होगी 10 टू पावर 3 इंटू G कुछ दिया है 9.8। ये हो गया प्रेशर H रो G। H 200, डेंसिटी 10 टू पावर 3, गधे की वैल्यू 9.8। सॉल्व करो, कितना हुआ? 19.6 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। ये हो गया प्रेशर। इतना प्रेशर लग रहा है। आगे क्या बोला?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई काम नहीं। बल्क मॉड्यूलस इज इतना, बल्क मॉड्यूलस से 2 है काम, ऊपर एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁴ एटमॉस्फेयर, और क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर में 10⁵ दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो गया 2.2 इंटू 10⁹ पास्कल्स। वैसे अगर ना बोला होता तो 1.013 इंटू 10⁵ लेते। यहां तक बात क्लियर? आपको निकालना क्या है? पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, डाटा तो होते ना। चेंज इन वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी, मतलब डेल्टा वी कितना हुआ? डेल्टा पी इंटू वॉल्यूम अपॉन बल्क मॉडुलस। अब एक चीज नोटिस करो, इसका यूनिट पास्कल है, इसका यूनिट पास्कल है, यूनिट कट जाएगा, जो वॉल्यूम का यूनिट होगा वही डेल्टा वी का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, करो। इसका डेल्टा पी का कितना है? 19.6 इंटू 10⁵। वॉल्यूम कितना है? 1। आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस 2.2 इंटू 10⁹। ये मेरे ख्याल से 8 से जा रहा है सीधा सीधा, 8 22 इंटू 8, 8 2 से 16, नहीं 22 196 कटेगा सीधा, 8 से नहीं जा रहा। 22 इंटू 9 180 198, अप्रोक्सीमेट 8 पॉइंट कुछ ही आएगा, चेक करना। 8.9 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। यस, मैच हो रहा है। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। समझ में आया? इसको लिख लो प्लीज कि ये कैसे हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे हुआ और ये डाटा मैंने कैसे मैनिपुलेट किया, वो लिख लो प्लीज। नेक्स्ट, अगला 18th, बात नहीं बेटे, 18th क्वेश्चन कह रहा है अ लोड, सामने ध्यान दोगे सब, अ लोड ऑफ 100 kg weight is placed on a trolley. The center of gravity of a system is depressed by 2 millimeter. Spring constant of the trolley. Oh my God, ये तो अलग सा सिस्टम हो गया। ये क्या चीज हुई? ध्यान से सुनो। A load of 100 kg weight is placed on a trolley. एक 100 kg weight आपने ट्रॉली पे रख दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिप्रेस हो गई 2 मिलीमीटर से, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना मिला? 2 मिलीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना मिला? 2 मिलीमीटर। ये क्या 100 kg क्या प्रोवाइड करेगा? फोर्स। फोर्स कितना है? 100 इंटू 9.8 न्यूटन, 980। G10 तो नहीं बोला, 980 न्यूटन, 980 न्यूटन। डिप्रेशन इसको कितना है? 2 मिलीमीटर का डिप्रेशन है, 2 मिलीमीटर का डिप्रेशन है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना मिला? 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स। आपको क्या बोला? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या फॉर्मूला होता है? F इज इक्वल टू K टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना? 980, डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू 10⁻³ उत्तर चला गया 490 इंटू 10⁻³ मतलब 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। 490 इंटू 10⁻³। ठीक है। नेक्स्ट, 2 parallel force of 4000 Newton are applied tangentially in opposite direction on the opposite face of a metallic cube of side length 0.25 millimeter. Shear modulus is 80 into 10⁹. The displacement of the upper surface relative to the lower surface, मतलब आपको क्या निकालना है? x निकालना है। याद है? ये ऐसे है, आपने फोर्स लगाई, ये आगे चला गया, ये x, ये h, ये थीटा। आपको क्या निकालना है? x निकालना है। यहां तक सिचुएशन क्लियर है? शेयर मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है? F/A इंटू थीटा। शेयर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी,
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला F by A इंटू एक्स अपॉन एच, याद है बात? तो x कितना हुआ? FH अपॉन A टाइम्स ईटा। फोर्स कितनी लगा रहे हो आप? 4000 न्यूटन। H की वैल्यू ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट फेस, ऑन साइड लेंथ 0.25, एरिया 0.25 का स्क्वायर, और ईटा की वैल्यू 80 इंटू 10 टू पावर 9, मतलब 8 इंटू 10 टू पावर 10। 1.25 कटा 4 हो गया, 16 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर 10, यह आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। 2 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। ध्यान रखने वाली बात, दो पैरेलल फोर्स हैं, डजंट मैटर, आपको एक ही लेनी होती है। बेस पे जो फोर्स है उससे इफेक्ट नहीं होता, आपका इफेक्ट कहां से आएगा? टॉप वाले से। बेस वाली फोर्स का इफेक्ट नहीं लेते, हमेशा किसका लेते हैं? टॉप का। बाकी इसके और क्वेश्चंस भी करेंगे। सो ये थे जितना हमने बेसिक किया उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। अगली क्लास तक एक बार ये सारे रिपीट कीजिएगा करके, तसल्ली से आपको सारे आने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे, फिर उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच।